नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7 सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर के शुरुआत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा बोली हुई कुछ बातें दी हुई हैं। तो चलिए पहले हम इन बातों को पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट इफ वी आर एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन अडॉप्टेड, आई एम श्योर वी शैल बी एबल वेरी सून टू मेक आवर कंट्री ग्रेट। क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहना ये चाह रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग हमारे द्वारा जो अपनाया हुआ संविधान है उसके तहत काम करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो मुझे ये पूरा यकीन है, मुझे ये पूरा भरोसा है कि हमारा देश जल्द ही एक बहुत ही महान देश बनेगा। दिस इज अ गोल विच इज विद इन आवर पावर टू रीच, बट इट्स रियलाइजेशन would require hard physical and mental labor and above all great moral regeneration। यह जो गोल है, यह जो लक्ष्य है, ये हमारी क्षमता के अंदर है, ये हमारी पाने की ताकत में है। मतलब ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम पा सकते हैं, लेकिन इसको पाने के लिए हमें कड़ी शारीरिक और मानसिक मेहनत करनी होगी और सबसे बढ़कर, उससे बढ़कर नैतिक रूप से हमको बड़े बदलाव लाने होंगे। We have prepared our democratic constitution। हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है। But the successful working of democratic institutions require in those who have to work with them willingness to respect the viewpoint of others, capacity for compromise and accommodation। हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है, लेकिन जो हमारी ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं ये तभी काम कर पाएंगी जब उनमें काम कर रहे लोगों में दूसरों की राय, दूसरों का सम्मान, दूसरों की बात सुनने की क्षमता होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा बोले हुए कुछ शब्द। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ज़रा बिग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। इससे हम लोग को एक आइडिया लग जाए कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला बिग क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? एंड व्हाई डू वी नीड वन? और हमको संविधान की क्या जरूरत है? सेकंड बिग क्वेश्चन है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? भारत का जो संविधान है इसको कैसे बनाया गया था? थर्ड सवाल है, हाउ डिड आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका मतलब ये है कि हमारी आज़ादी का जो संघर्ष है और हमारी जो सभ्यता की विरासत है इसने इस संविधान पर कैसे असर डाला? और चौथा बिग क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का जो संविधान है उसकी खास बातें क्या हैं? Why is it still relevant even though it was written more than 70 years ago? और 70 वर्ष पहले लिखा गया ये जो संविधान है ये आज भी इतना ज़्यादा रेलेवेंट, ये आज भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे बिग क्वेश्चंस। अब चलिए सीधे चैप्टर पर चलते हैं। It was yet another chilly January morning in Delhi, much like every Republic Day। दिल्ली में जनवरी की एक और ठंडी सुबह थी, हर गणतंत्र दिवस की तरह। माँ's वॉइस एको थ्रू द हाउस, माँ की आवाज़ घर में गूंज रही है। वेक अप, उठ जाओ, इट्स टाइम, समय हो गया है। और यू विल मिस द परेड, नहीं तो तुम परेड मिस कर दोगे।
पापा ऑलरेडी अप स्विच्ड ऑन द टेलीविजन टू दूरदर्शन। पापा जो कि पहले से ही जागे थे, उन्होंने टीवी को दूरदर्शन चैनल पर लगाया। एंड कॉल्ड आउट और आवाज लगाई, कुमार निहारिका कम क्विकली, कुमार निहारिका जल्दी आओ। द परेड हैज स्टार्टेड, परेड शुरू हो गई है। द चिल्ड्रंस जम्प्ड आउट ऑफ देयर वार्म बेड्स, जो बच्चे हैं वो अपने गरम गरम बिस्तरों से कूदते हुए आते हैं। रशिंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, टीवी के सामने बैठने के लिए वो जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते आते हैं। ईगर नॉट टू मिस इवन अ मोमेंट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड का वो एक भी क्षण मिस नहीं करना चाहते थे। द साइट ऑफ मैजेस्टिक मार्चिंग बैंड्स, vibrant displays and the unfurling of the tricolor at कर्तव्य पथ filled the room with pride and excitement। जो ये भव्य दृश्य है बैंड्स का, मार्चिंग बैंड्स का, जो ये रंग बिरंगी खूब सुंदर सुंदर झांकियां हैं और जो ये तिरंगा लहरा रहा है कर्तव्य पथ पर, इसने कमरे को गर्व और जोश से भर दिया था। दिस डे कैरीज अ डीप सिग्निफिकेंस, यह जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इट मार्क द कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, इसी दिन पर भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। द बुक इन द पिक्चर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस तस्वीर में जो किताब है ये है संविधान। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे देश का संविधान। टू कीप इट सेफ इट इज केयरफुली प्रिजर्व्ड इन हीलियम फिल्ड गैस केस इन पार्लियामेंट, इस किताब को सुरक्षित रखने के लिए इस किताब को पार्लियामेंट में यानी कि संसद में एक ग्लास के केस में यानी कांच के एक बक्से में रखा जाता है जो कि हीलियम गैस से भरी रहती है। बट What exactly is Constitution and why is it so important? लेकिन आखिर ये संविधान है क्या और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? Let's recall that in grade 6 we saw the meaning of word Constitution, a document that laid down the basic principle and law of nation। याद करते हैं कि भाई ग्रेड 6 में हमने देखा था कि जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी भी देश को चलाने के जो नियम कानून जो सिद्धांत हैं वो लिखे होते हैं। इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 लिस्ट ऑल द क्वेश्चन दैट कम टू योर माइंड अबाउट अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। 3 के ग्रुप में अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप किसी देश के संविधान के बारे में सोचते हो तो आपके मन में क्या सवाल उठते हैं, तो जो भी सवाल उठते हैं उनकी आपको यहाँ पे सूची बनानी होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द डॉक्यूमेंट दैट मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ आवर कंट्री प्लस टू अपहोल्ड। भारत का जो संविधान है ये एक दस्तावेज है जिसको कि भारत के कई सारे ऑफिशियल्स यानी कई सारे जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने ये वचन लिया है कि इसको वो क्या करेंगे, इन नियम कानूनों को वो अपहोल्ड करेंगे, मतलब इनकी वो रक्षा करेंगे। द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो शपथ लेते हैं कि वो क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षा करेंगे, एंड डिफेंड इट, और इसको बचाएंगे। The Prime Minister, Council of Ministers and Judge promise to follow its provision। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो जज होते हैं वो वादा करते हैं कि वो इसके प्रावधान का पालन करेंगे। What is a constitution? आखिर संविधान है क्या? A simple answer is that it is a document that spells out a nation's बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज इट ले आउट। साधारण जवाब इसका ये होगा कि ये एक दस्तावेज होता है, ये एक कागजात होते हैं जिसमें किसी भी देश के जो सिद्धांत हैं, उनके जो नियम कानून हैं वो सारे होते हैं। इसमें होता है द फ्रेमवर्क ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ
गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या है, जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका फ्रेमवर्क यानी इनका ढांचा, ये काम कैसे करेंगे, इनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सब है इसमें। चेक एंड बैलेंस अमंग्स दी 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर सरकार के जो तीनों अंग हैं, इनके चेक और बैलेंस का इंतजाम किया गया है, जिससे कि फेयरनेस यानी कि कोई पक्षपात ना हो, ठीक है, जिम्मेदारी और जवाबदेही बनी रहे तीनों अंगों की एक दूसरे के प्रति, सरकार के तीनों अंगों की एक दूसरे के प्रति। द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, किसी नागरिक के क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो भी इसमें हैं। एन आउटलाइन ऑफ आ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कोई भी देश क्या हासिल करना चाहता है, ये सब दोस्तों संविधान के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्या है। लेट्स एक्सप्लोर। इमेजिन दैट योर स्कूल हैज़ रीच्ड द फाइनल टूर्नामेंट इन कबड्डी एट द स्टेट लेवल। कल्पना करिए कि आपका जो स्कूल है वो स्टेट लेवल कबड्डी के फाइनल टूर्नामेंट तक पहुंच गया है। The opponent is a strong team that has won the tournament 2 years in a row. आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो एक बहुत ही मजबूत टीम है जिसने लगातार 2 सालों से इस टूर्नामेंट को जीता है। They are aiming to win a third time. वो तीसरी बार जीतना उनका लक्ष्य है। The match is on. खेल शुरू है and a player from your team has just got one of the player from the other team out. और आपके टीम के एक प्लेयर ने सामने वाली टीम के एक प्लेयर को आउट कर दिया। Then a dispute break out. अब मतभेद हो जाता है। The players from the other team insisted that she had already crossed into her team area before your team player caught her. जो दूसरी टीम की जो प्लेयर है वो इस चीज़ पे अड़ी हुई है कि नहीं, उसने अपनी टीम के तरफ, वो अपने टीम के एरिया में वो चली गई थी आपके टीम के उसको पकड़ने से पहले। द रेफरी हैज सीन दैट द प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम वॉज इंडीड आउट। जो रेफरी हैं उन्होंने ये देखा है कि जो दूसरी टीम के जो प्लेयर है वो वाकई में आउट है। टू सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली शी पुल्स आउट अ लिटिल ऑफिशियल रूल बुक। ये जो मतभेद है इसको बिना लड़ाई के आराम से सुलझाया जा सके, इसके लिए जो रेफरी हैं वो अपनी रूल बुक निकालते हैं। द टीम कैप्टन कन्फर विद द रेफरी एंड लुक्ड एट द रूल्स। जो टीम कैप्टन्स हैं वो रेफरी से बातचीत करते हैं, रेफरी से सहमति लेते हैं और फिर रूल्स को देखते हैं। They then agree that the player was indeed out. फिर वो इस बात पर आते हैं कि जो प्लेयर है वो वाकई में आउट था। And your team has won the state level trophy. और आपके टीम ने स्टेट लेवल ट्रॉफी जीत ली है। Discuss in your group what might have happened if there was no official rule book that the referee and the team captains could refer to. अपने ग्रुप में चर्चा करो कि क्या होता अगर कोई ऑफिशियल रूल बुक नहीं होती, तो बताओ क्या होता। What is required to ensure that everyone agrees to abide by the rule book? किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई रूल बुक के हिसाब से काम करेगा। What might happen if the team captain did not agree to refer to the rule book at all? क्या होता अगर टीम के कैप्टन जो हैं वो रूल बुक्स बिल्कुल भी देखते ही नहीं तो। थिंक ऑफ अ गेम दैट यू प्ले ऑफन। किसी खेल के बारे में सोचो जो कि आप अक्सर खेलते हो। एंड लिस्ट द रूल्स यू फॉलो। और जिन रूल्स को आप फॉलो करते हो उनकी सूची बनाओ। ईच क्लास विल देन प्रेजेंट देयर सेट ऑफ रूल्स टू द रेस्ट ऑफ ईच ग्रुप विल देन प्रेजेंट द सेट ऑफ रूल्स टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। हर ग्रुप जो है अब उसने जो रूल्स की लिस्ट बनाई है उसको वो बाकी क्लास के सामने साझा करेगा। लिसन टू एवरी प्रेजेंटेशन। हर प्रेजेंटेशन को सुनो। डिस्कस द रूल्स एंड वर्क टुगेदर टू डिसाइड ऑन कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर गेम्स। आप प्रेजेंटेशंस को सुनो, जितने भी रूल्स हैं उन पर चर्चा करो
और फिर डिसाइड करो, फैसला करो कि फाइनल रूल्स हमारे क्या होने वाले हैं गेम के लिए। What challenges do you face in reaching a consensus on rules that everyone agree with? क्या कह रहे हैं कि भाई आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे रूल्स के लिए सभी की रजामंदी लेने में जो कि सभी माने। What could be the rule book for your country? आपके देश के लिए रूल बुक क्या हो सकती है? How would it be made? और इसको कैसे बनाया गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा लेट्स एक्सप्लोर। चलो एक एक करके सबका आंसर करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से वो पहला हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई रूल बुक को माने क्या ज़रूरी होता है। तो देखो दोस्तों, कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि उस रूल को बैकिंग दे कि अगर कोई रूल का मिस इंटरप्रिटेशन करता है या अगर कोई रूल को तोड़ता है या फिर कोई और दिक्कत होती है तो इस मामले में हम हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसी कोई संस्था हो जो कि ये एक तरीके से गारंटी ले कि हाँ ये जो रूल बुक है इसको फॉलो करा जाएगा और हम गारंटर हैं, हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें अगला ये कह रहा है कि क्या होता अगर जो कैप्टन्स हैं वो इस रूल बुक्स में लिखे रूल्स के लिए अग्री नहीं करते तो क्या होता। भाई यही होता ना कि लड़ाई बढ़ जाती, आपस में लड़ते रहते और गेम तो नहीं हो पाता। ठीक है ना, गेम फिर नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसमें बाकी जो ये काम है, ये जो एक्टिविटी है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल था छोटा सा इसी में कि आपके कंट्री के लिए रूल बुक क्या होती है। दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वही हमारे देश की क्या होती है, रूल बुक होती है। ठीक है दोस्तों, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग लाइक अ रूल बुक फॉर द कंट्री। हमारा जो संविधान है वही हमारे देश की क्या है, रूल बुक है। डोंट मिस आउट, जस्ट एज योर टेक्स्ट बुक हैज मैनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। जैसे आपकी जो कॉपी किताब होती है उसके अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से भारत का जो संविधान है इसके भी 25 भाग हैं और 12 क्या हैं, इसके शेड्यूल्स हैं। ईच पार्ट हैज सेक्शन विद इन, हर हिस्से में उसके अंदर के और भी क्या हैं, भाग हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। व्हेन इट कम इनटू इफेक्ट इट हैड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। जब इस संविधान को अपनाया गया था तब इसमें 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स, आपको इन नंबर्स को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट कैन यू गेस वाई दे हैव इंक्रीज सिंस 1950, लेकिन क्या आप गेस कर सकते हो कि 1950 के बाद से इनमें बढ़ोतरी क्यों हुई है। तो इनमें बढ़ोतरी क्यों हुई दोस्तों, समय के साथ साथ हमको महसूस हुआ कि संविधान के अंदर और नियम कानून होने चाहिए, तो हमने उन नियम कानूनों को भी संविधान के अंदर जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, नई नई मुसीबतें आती गई, उनसे निपटने के लिए नए नए समाधान आते रहे और उन समाधानों को हम संविधान के अंदर बढ़ाते गए, इससे हमारा संविधान बड़ा होता जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, चलो, द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल इन अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो बेसिक नियम कानून, जो बेसिक सिद्धांत होते हैं संविधान के अंदर, यही निश्चित करते हैं कि किस प्रकार की सरकार कहीं पे होगी। हाउ इट विल बी फॉर्म, वो सरकार कैसे बनेगी, एंड हाउ इट विल फंक्शन, और वो सरकार काम कैसे करेगी। दिस इंक्लूड्स मैनी प्रिंसिपल वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर्स। इसमें हमारे कई सारे सिद्धांत आते हैं जिनको कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा। such as how the legislature, executive and judiciary are formed and how they work। जैसे कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, जो न्यायिका है, ये कैसे बनेंगे, इनकी स्थापना कैसे की जाएगी और ये काम कैसे करेंगे। A constitution describes, for example, how laws are to be made and implemented। जो संविधान है वो हमको ये समझाता है, ये बताता है। उदाहरण के लिए मान लो कि कानून कैसे बनेगा और उसको लागू कैसे किया जाएगा। हु इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का चयन कौन करेगा। हाउ द जुडिशरी इज मेड, न्यायपालिका कैसे बनेगी। एंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटी इंडिविजुअल सिटीजन हैव, और हर नागरिक के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे। मैनी कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट the value and ideals the country is
कमिटेड टू, फॉर इंस्टेंस कई सारे संविधानों में, जिसमें भारत का संविधान भी शामिल है, इसमें हमारे जो मूल हैं, हमारे जो कह सकते हो आदर्श हैं कि देश इनको लेकर काम करेगा, वो भी होते हैं। उदाहरण के लिए इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी, प्लुरलिज्म एंड फ्रीडम, सभी के लिए समानता, सभी को बराबर न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता और एकता। In fact, बल्कि it is these values and ideals that usually form the basics for the laws and principles in our constitution. यही जो हमारे मूल होते हैं, यही जो आदर्श होते हैं, इन्हीं के आधार पर संविधान के जो नियम कानून, जो भी सिद्धांत हैं, इन सबको बनाया जाता है। Some of the important things that most constitutions contain, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि ज़्यादातर संविधान में हमको देखने को मिलती हैं, तो वो क्या है? सबसे पहली है वैल्यूज़ एंड आइडल्स ऑफ आ सोसाइटी। ठीक है, समाज के मूल, समाज के आदर्श, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्य, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ढांचा, सरकार कैसे बनेगी वो, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग हिस्सों के काम, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नमेंट, और सरकार कैसे काम करेगी उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ये सब संविधान के अंदर होते हैं। राइटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब आगे यहाँ पर डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा, जो कि जब संविधान को लिखा जा रहा था तो उसकी प्रोसेस में ये शुरुआत समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पे एक कह सकते हो दुआ कह लो या फिर एक बात है जो कि कही गई है, वो यहाँ पे लिखी है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। आई विश योर लेबर सक्सेस एंड इवोक डिवाइन ब्लेसिंग्स दैट योर प्रोसीडिंग मे बी मार्क्ड not only by good sense, public spirit and genuine patriotism, but also by wisdom, toleration, justice and fairness to all, and above all with a vision which may restore India to her pristine glory and give her a place of honor and equality among the great nations of the world. तो इसका मतलब क्या है? इन लाइनों का मतलब ये है कि मैं आपके काम की सफलता की कामना करता हूँ और भगवान से, ईश्वर से ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपके ये जो काम हैं ये ना सिर्फ अच्छी समझ और अच्छी सोच, सच्ची देशभक्ति से पहचाने जाएं, बल्कि समझदारी, सहनशीलता, न्याय और सभी के साथ निष्पक्षता से भी पहचाने जाएं। और इन सबसे बढ़कर ये कि एक ऐसा सपना जिसमें भारत को उसकी पुरानी शान वापस दिलाया जा सके और उसे दुनिया के महान देशों के बीच में सम्मान और बराबरी का स्थान दिलाया जा सके। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। While India was struggling for independence from the British rule, it was necessary to start planning for how we would govern ourselves. जब भारत जो है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तभी ये बहुत ही ज़रूरी था, उसी समय पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि हम प्लानिंग करना शुरू कर दें कि आखिर हम खुद को गवर्न कैसे करने वाले हैं। There were many important questions to be answered in a large, culturally diverse and complex country like India. जो भारत जैसा जो इतना एक पेचीदा देश है, इतना जो विविध देश है, जिसमें हमें बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब देने थे। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड वी हैव, किस प्रकार की सरकार हमारी होनी चाहिए। व्हाट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स शुड गाइड अस, कौन से नियम, क्या सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हु शुड हैव द राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार किसको मिलेगा। हाउ शुड वी डिसाइड ऑन डिस्प्यूट्स, और अगर मतभेद हो जाते हैं तो उन पर हम फैसले कैसे करेंगे। टू आंसर दीज, इनका जवाब देने के लिए, एंड मैनी अदर क्वेश्चंस, और कई और सवालों का जवाब देने के लिए, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 initially with 389 members, later reduced to 299
आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑफ विच 15 वर वुमेन्स। क्या कह रहे हैं कि भाई तो इन्हीं सवालों का और कई सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसको 1946 में इस सभा को बनाया गया था और इसके अंदर इस जो संवैधानिक सभा है इसके अंदर 389 सदस्य थे, जो कि बाद में घट के 299 हो गए थे जब इंडिया का पार्टीशन, भारत का बंटवारा हुआ था उसके बाद, जिसमें 15 महिलाएं थी। These members represent India's diverse regions, profession and social group। ये जो मेंबर्स हैं, ये जो सदस्य हैं, ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों से थे, अलग अलग व्यवसायों से थे और अलग अलग सामाजिक समूहों से थे। हाउ वॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड। हमारा जो संविधान है वो कैसे विकसित हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेवलप्ड एंड रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 years। भारत का जो संविधान है इसको बनाया गया है, लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 3 वर्षों के समय में, मतलब कि 3 साल लग गए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग करने में, इसको डेवलप करने में, इसको लिखने में। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। इसको 9 दिसंबर 1946 में बना दिया गया था। विथ इट्स मेंबर्स elected by the legislative assembly of the provisions whose members have been in turn elected by the people। क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें जो सदस्य थे, इसमें इसके जो सदस्य थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा उनको चुना गया था, ठीक है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य थे उनको लोगों द्वारा चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो काम है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। एंड द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट वर अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, which is why we celebrate this day annually as Republic Day। और जो तैयार हुआ दस्तावेज है उसको भारत के संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 में ग्रहण किया गया था, लिया गया था। यही कारण है कि हम इस दिन को प्रति वर्ष रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। The initial text of the Constitution was prepared by a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar, an eminent social reformer and the first law and justice minister of independent India। जो शुरुआती लेख है संविधान का, इसको तैयार करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, जो इसके चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि एक बहुत ही जाने माने समाज सुधारक और भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस, आज़ाद भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। अच्छा, ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये तस्वीर, इस तस्वीर में जो सेंटर में बैठे हुए हैं ये हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, और इस तस्वीर में ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी भी और कई सारे सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। लेट्स एक्सप्लोर इन स्मॉल ग्रुप्स, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ पीपल फ्रॉम योर रीजन who may have participated in the making of the constitution। क्या कह रहे हैं कि भाई छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे समूहों में उन लोगों के नाम के बारे में पता करने की कोशिश करो जो कि आपके क्षेत्र से हैं और जिन्होंने संविधान को बनाने में भाग लिया है। What source can you use to gather this information? इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आप कौन से स्रोत का इस्तेमाल कर सकते हो। हिंट दी है यहाँ पर कि आप चाहो तो स्कूल की जो बुक्स हैं उनको देख लो, लोकल लाइब्रेरी में मिलने वाली जो बुक्स हैं उनको देख लो, या फिर आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स या घर में कोई बड़ा है उससे पूछ सकते हो, या आस पड़ोस में कोई बड़ा है उससे पूछ सकते हो। नहीं तो ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो, व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा, किस चीज़ ने उसको आकार दिया। While the constitution was developed by the Constituent Assembly, it had many influences। वैसे तो जो संविधान है
इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इन्होंने तैयार करा है, लेकिन इस पे और भी कई सारे क्या थे, प्रभाव पड़े थे। इट द एक्सपीरियंस आइडिया एंड आइडियल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वर आ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जो अनुभव, जो आदर्श, जो विचार थे भारतीय आज़ादी के, इनका हमारे संविधान पे काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलता है। इंडियन सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड कल्चर ऑल्सो प्लेड अ की रोल। जो भारतीय सभ्यता की जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, इसने भी एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। यूजफुल लर्निंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज वर ऑल्सो कंसिडर। और दूसरे देशों के जो संविधान के जो काम की चीज़ें थीं, उनको भी इसमें कंसीडर करा गया था। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसका हमारे संविधान पे क्या प्रभाव रहा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैनी की आइडियल्स एंड वैल्यू ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे जो मुख्य आदर्श, जो मुख्य मूल थे भारतीय आज़ादी की लड़ाई के, उनको इस संविधान के अंदर शामिल करा गया। The Constitution was the cornerstone for an independent India। ये जो संविधान था, ये एक स्वतंत्र भारत की आधारशिला था। A number of leaders of Indian freedom movement were member of the Constituent Assembly and therefore carried their experiences and ideas from the freedom struggle to the Constitution। कई सारे नेता जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया हुआ था। ठीक है, इसीलिए इनका जो अनुभव रहा था, उसके साथ में इनके जो विचार थे आज़ादी को लेकर, वो भी हमको संविधान में इसलिए देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको भी इन्होंने संविधान के अंदर डाला। सम ऑफ दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स आर इक्वालिटी ऑफ ऑल, जस्टिस for all, freedom, fraternity, preservation of Indian culture heritage, and idea of using the constitution as a tool for the means of achieving these values and ideals। इनमें से कुछ जो हमारे मूल थे, हमारे जो आदर्श थे, वो ये थे कि इक्वलिटी ऑफ ऑल, सभी के लिए बराबरी, जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय, सभी के लिए स्वतंत्रता, भाईचारा, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाया जाना, और हम संविधान का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी मूल्यों को, इन सभी आदर्शों को हासिल करने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी कुछ वैल्यूज़ और आइडल्स हैं हमारे इस संविधान के। द एक्सपीरियंसेस and learning from the freedom struggle also provide answer to many of how and what questions। जो अनुभव था, जो इनको सीखने को मिला था आज़ादी के इस लड़ाई से, उसने कई सारे सवालों के जवाब दिए, कई सारे कैसे और क्या के जवाब दिए। जैसे कि हाउ शुड वी मेक श्योर दैट एवरी अडल्ट सिटीजन हैज़ आ राइट टू वोट। कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हर जो वयस्क नागरिक है देश का, उसको वोट देने का अधिकार हो। हाउ डू वी इंश्योर that the power of the executive, legislature and judiciary are kept separated। कैसे हम ये चीज़ सुनिश्चित करें कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जो शक्ति है, इसको अलग अलग रखा जा सके। हाउ डू वी गारंटी दैट एवरी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स आर रिस्पेक्टेड। और हम ये चीज़ कैसे गारंटी कर सकते हैं कि हर एक के जो मौलिक अधिकार हैं उनका सम्मान किया जाए। वॉट में क्या है हमारे, वॉट शुड बी द प्रोसेस इफ़ वी वॉन्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें संविधान में बदलाव लाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। वॉट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सो ऑन। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच के संबंध कैसे होंगे, और भी कई सारे सवाल थे। वी विल गेट ग्लिम्स ऑफ हाउ ऑल ऑफ दीज हैव बीन स्ट्रक्चर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर इन दिस चैप्टर। हमें थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी कि ये सारी चीज़ें संविधान में कैसे सम्मिलित हैं, इसकी झलक हमको इसी चैप्टर में आगे देखने को मिलेगी। इंडिया सिविलाइजेशन हेरिटेज एंड हिस्ट्री। लेट्स रिमेंबर इन द चैप्टर ऑन डाइवर्सिटी इन यूनिटी और मैनी इन वन इन ग्रेड 6 वी स्टडीड
what make India one country and the underlying unity that embrace the diversity। क्या कह रहे कि भाई जो चैप्टर है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी या मैनी इन वन जो हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है ये हमारा एक देश है और क्या कारण है कि भाई हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद एकता है। दिस idea of India being one country is embedded in the constitution। ये जो आइडिया है, ये जो विचार है भारत एक देश होने का, ये हमारे संविधान के अंदर मौजूद है। Some fundamental principles are embedded in our culture, acceptance of the idea that people could have different point of views, nature as sacred, the pursuit of learning and knowledge, respect for women, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, and Sarva Bhavantu Sukhinam, an invocation for the well-being of all creatures। कुछ जो हमारे फंडामेंटल सिद्धांत, कुछ जो हमारे मौलिक सिद्धांत जो कि हमारे कल्चर में पहले से ही मौजूद थे, हमारी संस्कृति में पहले से ही मौजूद थे, वो क्या थे? वो ये हैं कि भाई दूसरों की भी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, इसका एक्सेप्टेंस, प्रकृति जो है उसको पवित्र देखना, नॉलेज जो है उसका परस्यूट यानी कि ज्ञान के पीछे जाना, महिलाओं का सम्मान, दुनिया एक परिवार है, इसके अलावा बाकी जो जीव हैं, सारे जो जीव हैं उनकी भलाई, ये सारे कह सकते हो जो सिद्धांत हैं वो पहले से ही हमारे संस्कृति में मौजूद थे, इनको भी हमारे संविधान के अंदर शामिल करा गया। All these principles find a place in our constitution, through you might find them expressed a little differently। ये सारे ही हमारे जो सिद्धांत हैं संविधान के अंदर मौजूद हैं, आपको हो सकता है ये थोड़े अलग तरीके से देखने को मिले। Let's remember, earlier we described various type of governance system that we experiment within India, from the Janpada, Sangha, rulers and their council, Kautilya concept of Saptanga, Rajdharma and so on। On the whole, there has been a great emphasis on duties and roles of people in governance। क्या कह रहे हैं कि भाई इससे पहले हम लोगों ने भारत में जो अलग अलग प्रकार का गवर्नेंस सिस्टम रहा है उसको हमने डिस्क्राइब करा कि भाई भारत में कैसे जनपद थे, संघ थे, शासक थे, उनकी काउंसिल थी, कौटिल्य के कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तंग है, राजधर्म है इत्यादि। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के बात ये है कि इन सभी में इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है कि भाई लोगों का जो कर्तव्य है, लोगों का जो किरदार है वो कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है गवर्नेंस में, प्रशासन में। It was therefore quite natural that the constitution makers would incorporate these ideas of our civilizational heritage into our constitution। Fundamental duties, for instance, are part of it। इसीलिए ये बहुत ही स्वाभाविक था कि जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उन्होंने इन विचारों को हमारे संविधान में, ये जो विचार हमको विरासत में मिले हैं, इन विचारों को हमारे संविधान में शामिल करा। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, वो इसी का उदाहरण है। लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इन एडिशन, इन द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अनो भर्दव क्रतवो यंतु विश्वतः, let noble thoughts come to me from every side। The constitution makers study the constitution of France, USA, UK, Ireland, Australia and other countries that have a democratic system to explore their usefulness for our context। क्या कह रहे हैं कि भाई इसके साथ में हमारे भारत में एक परंपरा है। परंपरा क्या थी भाई? परंपरा है नो भार्दव कर्तवो यंतु विश्वतः। मतलब क्या है कि जो नोबल थॉट्स हैं यानी कि जो अच्छे उच्च विचार हैं वो हर तरफ से आने दो। तो इसी विचारधारा का पालन करते हुए, इसी विचारधारा के साथ में हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान का स्टडी करा। जैसे कि उन्होंने फ्रांस, यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे देश जहां पर पहले से ही लोकतांत्रिक
तंत्र पहले से ही था, उनके संविधान को इन्होंने स्टडी करा और उसमें जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उसको इन्होंने अपनाया। फॉर एग्जाम्पल द आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी वर अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। उदाहरण के लिए जो हमारे आदर्श हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, इन सबके समानता, क्या बोलते हैं, भाईचारा, इन सबके जो हमारे आदर्श हैं, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। विच इंश्राइंस दैम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस ने 1789 के बाद इन्होंने लिए थे। द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज विच वी विल स्टडी शॉर्टली वॉज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प शेप द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और अमेरिकन संविधान से हमको जो हमारी जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका जो है उसको स्वतंत्र करने का जो कह सकते हो आइडिया है, वो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलो सम इलस्ट्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि ये देखो, ये है पार्ट 2 सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें ये जो आप देख रहे हो दृश्य, ये हमारे गुरुकुल का है। ठीक है, गुरुकुल पहले के टाइम पे स्कूल नहीं गुरुकुल हुआ करते थे। ठीक है, जैसे अभी का हॉस्टल होता है ना, पहले वैसे गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे लोग जाके पढ़ते थे। ठीक है, अब पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये रामायण से ली गई है। ठीक है, और हमारे पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये महाभारत की है। ठीक, और ये जो है हमारा पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, इसमें ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये उड़ीसन स्कल्पचर उसकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पार्ट 12 में जो जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये नटराज की है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो भाई हमारे जो पार्ट 13 है जिसमें ट्रेड, कॉमर्स आते हैं, क्या है, इंटर, ये क्या लिखा है दिख भी नहीं रहा है, इतना इन्होंने एकदम बेसिकली एकदम घुसघुसा के लिख दिया कि समझ नहीं आ रहा है। चलो भाई देखो, ट्रेड का पार्ट है ये। ठीक है, व्यापार का पार्ट है, ये पार्ट 13 है। ठीक है, और ये जो तस्वीर है अ सीन फ्रॉम महाबलीपुरम बेस रिलीफ भागीरथ पेनेंस एंड डिसेंट ऑफ गंगा। अच्छा, गंगा का जो डिसेंट हुआ था ना, ये उसकी इमेज है। ठीक है, उससे जुड़ी इमेज है। और ये जो अगला सीन है आपका पार्ट 14 में, जिसमें है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, इसमें ये जो तस्वीर है ये अकबर के टाइम की है। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर अकबर उनकी है ये। ठीक है, और हमारे जो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पार्ट क्या है वो तो नहीं दिया हुआ नीचे, लेकिन ये जो फोटो है ये नालंदा को डिपिक्ट करती है। नालंदा भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी प्राचीन समय में। ठीक है, तो ये उसको डिपिक्ट करती है। चलिए, की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो संविधान है इसके की फीचर्स क्या है, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर वी गेट acquainted with the main features of the constitution, let us revisit some of the concepts we saw in grade 6। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ मेन फीचर संविधान के जो हमारे मुख्य फीचर्स हैं उनसे जानकार होने से पहले आइए जो ग्रेड 6 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, उनको रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिमेंबर देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, and the separation of power is essential to keep their effective working। क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर विधायिका होता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी क्या होता है? न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको पालन कराता है और जुडिशरी क्या होता है? उनका गारंटर होता है। ठीक है, मतलब न्याय देने का काम करता है। और इनकी जो शक्ति है वो एक दूसरे से अलग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
द लेजिस्लेचर मेक द लॉ, वही है कि भाई जो विधायिका है वो कानून बनाता है, ठीक है। और ये जो कानून बने हैं इनको इम्प्लीमेंट करने का, इनकी लागू कराने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। और एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। जबकि जो जुडिशरी होता है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भाई ये सुनिश्चित करना कि सभी कानूनों को जैसा बनाया गया कि उस तरीके से उनको लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कानून तोड़ा जा रहा है तो उस पर जो सजा सुनानी है वो भी जुडिशरी का ही काम होता है, ठीक है। वी हैव अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हमारी जो सरकार है वो 3-tier सिस्टम पे काम करती है, मतलब 3 खंडों में बटी हुई है। एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्र सरकार, ठीक है। फिर है राज्य सरकार स्टेट लेवल पर, और फिर क्या है? हमारी लोकल, ठीक है। चलो, इसके बाद में है सम फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिजर्व फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर आर असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ जो काम है, कुछ जो जिम्मेदारियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती हैं, जबकि कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं। मतलब कुछ जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो अब ये तो हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया कि क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था। अब हम लोग आगे का समझना पढ़ना शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस दीज पॉइंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली। जो हमारा संविधान है उसमें इन बिंदुओं को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब काफ़ी डिटेल से, काफ़ी बढ़िया से उसमें समझाया गया है। इट क्लियरली डिफाइंस द रोल, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के हर अंग का क्या किरदार रहेगा, क्या काम रहेगा, क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या जवाबदेही रहेगी, ये सब इसके अंदर साफ साफ तौर से समझाया गया है। The electoral system has been laid down to ensure that every eligible citizen of the country is enabled to vote। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारा, जो निर्वाचन का ये पूरा तंत्र है, इसको सही तरीके से रखा गया है ताकि देश का हर एक नागरिक जो है वो वोट डाल सके। Other core aspect of the constitutions are the fundamental duties, fundamental rights and the directive principles of state policies। हमारे जो बाकी कह सकते हो जो हमारे पहलू हैं संविधान के, कोर जो मुख्य पहलू हैं संविधान के, वो हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। द इन्फोग्राफिक फिगर 10.14 प्रोवाइड अस विद एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो फिगर 10.14 में हमारा इन्फोग्राफ दे रखा हुआ है इसमें हमको कुछ जानकारी दी गई है एग्जाम्पल्स के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के, विच आर लिस्टेड इन फुल इन द बिगिनिंग ऑफ ऑल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के शुरुआत में आपको पूरा दिखेगा, मतलब पूरा मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी आपके पास में जो भी बुक है उसकी एकदम स्टार्टिंग में जाना, वहां पे आपको ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। The directive principles of state policies, DPSP as they are popularly called, represent the essence of the social and economic vision that the framer of the constitution had for India। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, जिनको कि शॉर्ट में DPSP भी कहा जाता है, इसके अंदर हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनका कह सकते हो एक विजन है, ठीक है, कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कैसा होना चाहिए, इसको लेकर, ठीक है। देखिए, संविधान के अंदर बाकी जितने भी लॉज दिए हुए हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से कह सकते हो इन्फोर्स कराता है सुप्रीम कोर्ट, उसका गारंटर होता है। लेकिन जो हमारे DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इनके अंदर लॉज नहीं है, ठीक है, इनके अंदर एक विजन है, एक सपना है, जो कि संविधान बनाने वालों ने भारत के लिए देखा था कि हमारा अगर भारत महान बनना चाहता है तो उसमें स्टेट, यूनियन, लोकल तीनों लेवल गवर्नमेंट्स को क्या अचीव करना है, ठीक है। अगर हमारा देश महान बनना चाहता है तो इन चीज़ों को हमें अचीव करना है। हमें देश को अच्छा करने के लिए तीनों ही जो सरकार हैं, सारी सरकार के जितने भी अंग हैं, उनको इन चीज़ों को अचीव करने की पूरी से पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ना, इनमें एक सपना है, और ये सपना किसका है? उन लोगों का है जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था। और अगर भारत को महान बनना है, भारत को अगर सबसे आगे जाना है, तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में दे रखा हुआ है, हमें इनको फॉलो करना होगा, हमें इनको अचीव करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है दोस्तों। द एग्जाम्पल्स वी प्रेजेंट इन द इन्फोग्राफिक इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल दैट वांटेड गवर्नेंस टू फॉलो। क्या कह रहे हैं कि जो एग्जाम्पल हमारे इन्फोग्राफ में दिए हुए हैं,
ये दर्शाते हैं उन सिद्धांतों को जो कि गवर्नेंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो कौन सा फिगर था हमारा 1014, हाँ उसी पे चलते हैं। तो 1014 ये है दोस्तों 1014। ठीक है, ये है हमारा 1014। इसमें आप देख सकते हो हमारे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों ही दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो दिया है, जैसे कि ये आपके आर्टिकल 41 से शुरू होते हैं आर्टिकल 47 तक। ठीक, जिसमें पहला है वेलफेयर गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब ये है कि ऐसी सरकार जो कि सबके बेहतरी के लिए काम करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए कानून एक सा हो, हर धर्म, हर पद, हर ओहदे के आदमी के लिए कानून एक सा हो। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सभी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिले। आर्टिकल 48A है एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा जंगली जीवन है उसकी रक्षा करना। आर्टिकल 49 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट है, पुरानी इमारतें, पुरानी धरोहर, जो महत्वपूर्ण जगहें हैं उनकी रक्षा करना। और उसके बाद में है हमारा आर्टिकल 47 जिसमें है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब पोषण, जो हमारे नागरिक हैं उनका जीवन हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसमें यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं ये सारे जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या किया है, टू एड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। क्या कह रहे हैं कि जो संविधान हमारा दिया हुआ है उसका पालन करना, उसका सम्मान करना, उसमें जो आदर्श दिए हुए हैं, जो संस्थान है उनका सम्मान करना, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, हमारा जो राष्ट्रगान है, इनका सम्मान करना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, देश की रक्षा करना, देश के लिए मतलब देश के लिए काम करना जब ज़रूरत हो तब। सी क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो इतना समृद्ध कल्चर है, हमारी जो इतनी समृद्ध संस्कृति है, इसको बचा कर रखना। ठीक है, डी है हमारा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारी प्रकृति है, जैसे जंगल, झील, नदी, इन सबको बचा कर रखना। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हुई हैं। ठीक, ई क्या है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडोर एंड अचीवमेंट। क्या करना कि भाई खुद में भी हमें बेहतर से बेहतर करना है ताकि हमारा जो देश है वो और ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा उन्नति करे। और लास्ट है आपका, इफ़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और एज द केस में बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। क्या कह रहे कि भाई 6 से 14 वर्ष। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पहले हमारा हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, लेकिन फिर इसको इसमें डाल दिया गया है। ठीक, मतलब यही है कि जो 6 से लेकर 14 तक के साल के जो बच्चे हैं इनको जो बेसिक एजुकेशन है वो देनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है, पहले जो हिस्सा ना ये आपका हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, लेकिन अब इसको इसमें डाल दिया गया ड्यूटीज़ के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हुए हैं, जिसकी है हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ में और भी हैं, बस थोड़े ही दिए हुए हैं। ठीक, चलो कहाँ पर थे हम लोग, डोंट मिस आउट से हम लोग को आगे पढ़ना था। ठीक है, चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गोल दैट द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं इनमें हमारे वो गोल दिए हुए हैं जो कि सरकार को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। They reflect the direction they wish the country take to make India better for all. For example, everybody in the country must have a good standard of living. इनमें हमारे वो दिशा दिए हुए हैं जो कि सरकार को, देश को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इस दिशा में हमें चलना चाहिए। उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि भाई सभी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। But if the government does not make effort to follow this, one cannot go to a judge and complain about it. लेकिन अगर सरकार इसको नहीं अचीव कर पाती है तो हम जज के पास जाके इसकी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें दिक्कत है।
द DPSP आर मोर लाइक गाइडलाइन दैन स्ट्रिक्ट रूल। जो DPSP हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं ये हमारी गाइडलाइंस हैं, स्ट्रिक्ट रूल नहीं बल्कि ये गाइडलाइंस हैं जो कि सरकार को फॉलो करना है। फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड आर प्रॉमिस दैट मस्ट बी केप्ट। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे वादे हैं जिनको रखना ही रखना है, मतलब इनको इन्फोर्स करने का काम किसका है, जज का है। अगर आपके मौलिक अधिकारों के साथ में कोई खिलवाड़ हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वो आपका गारंटर है इसको लेकर। इफ समवन ट्रीट यू अनफेयरली बिकॉज ऑफ हु यू आर, यू कैन एक्चुअली गो टू कोर्ट एंड जज कैन हेल्प यू। अगर कोई आपके साथ में गलत व्यवहार करता है तो आप आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो और जज जो है आपकी सहायता करेगा। द पीपल हु रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट दिस सिस्टम ऑन पर्पस। हमारे जिन लोगों ने संविधान लिखा था उन्होंने इस सिस्टम को, उन्होंने इस पूरे तंत्र को कुछ कारणों से बनाया था। दे वॉन्टेड सम राइट्स दैट कुड बी डिमांडेड इमीडिएटली। वो चाहते थे कि भाई कुछ ऐसे राइट्स हों, कुछ ऐसे अधिकार हों लोगों के जो कि तुरंत वो मांग सकें, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड सम बिगर गोल्स, और कुछ बड़े हमारे गोल्स हो कि हमें वो हासिल करने की कोशिश करनी है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हैं। दैट माइट टेक टाइम टू अचीव एज आवर कंट्री प्रोग्रेस, जिनको हासिल करने में शायद समय ज़्यादा लगे क्योंकि हमारा देश अभी क्या है, प्रगति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसमें लेट्स एक्सप्लोर। रीड द कोटेशन गिवन बिलो। नीचे दिया जो कोटेशन है इसको पढ़िए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू यू थिंक शी वॉज रेफरिंग टू। क्या लगता है आपको कि ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल को रेफर कर रही हैं। वाई डू यू थिंक शी सेड द इक्वालिटी ऑफ वुमन वॉज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंडिया। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि महिलाओं की जो इक्वालिटी है, महिलाओं की जो बराबरी है, ये भारत के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्कस इन क्लास में इस पर चर्चा करो। चलो दोस्तों पहले हम लोग इस कोटेशन को पढ़ लेते हैं। तो ये जो कोटेशन है ये बेगम एजाज रसूल जी ने 22 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के दौरान बोला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला था, सर द वुमेन ऑफ इंडिया आर हैप्पी टू स्टेप इनटू देयर राइटफुल हेरिटेज ऑफ कंप्लीट इक्वालिटी विथ मैन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज। मतलब क्या है सर, भारत की महिलाएं जीवन और काम के सभी क्षेत्रों में पुरुष के साथ पूरी बराबरी से अपनी सही विरासत, अपनी सही जगह पर खड़ी होकर खुश हैं। ठीक है, पहुंचकर खुश हैं। आई से सो बिकॉज आई एम कन्विंस्ड दैट दिस इज नो न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज बीन postulated for the purpose of this constitution, but is an ideal that has long been cherished by India through social condition for some time had tragically debiased in its practices। क्या है कि भाई मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है जिसे इस संविधान में दोबारा से लाया गया है। ठीक है, बल्कि ये जो आदर्श है ये भारत में बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। हालांकि अभी कुछ समय से सामाजिक हालत थोड़ी दुखद हो गई है जिसकी वजह से इसका असर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म दैट आइडल एंड गिव द सोलम assurance that the right of women in law will be wholly honored in the Indian Republic। ये जो संविधान है ये इसी आइडल यानी इसी आदर्श की फिर से पुष्टि करता है और ये पक्का भरोसा दिलाता है कि भारत में महिलाओं को कानूनी अधिकार फिर से समान मिलेगा, पूरी तरीके से बराबर यानी समान मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा कोड। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू यू थिंक शी वॉज रेफरिंग टू। वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद को रेफर कर रही हैं यहाँ पे, तो दोस्तों वो आर्टिकल 14 को रेफर कर रही हैं जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। ठीक है ना, कानून के सामने सब बराबर हैं, ये इस आर्टिकल को रेफर कर रही हैं। Why do you think she said that the equality of women was not a new concept for India? ऐसा वो क्यों कह रही हैं कि जो महिलाओं की इक्वालिटी है ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि देखो भारत की जो हमारी सभ्यता रही है, ठीक है, इसमें हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। ठीक है ना, हालांकि इतिहास के हर बिंदु पर
महिलाओं को पुरुषों के बराबर ट्रीट नहीं किया जाता है, मतलब नहीं किया जा रहा है, ऐसा हमको देखने को मिला है। लेकिन ज़्यादातर जो हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, अपने इतिहास को खंगोलते हैं, तो ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि महिलाओं का सम्मान हमेशा से ही, बहुत ही पहले टाइम से होता आ रहा है। लेकिन कुछ कह सकते हो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज की कह सकते हो कुछ हमारी डिफेक्ट से, बड़े फॉल्ट से, जिसकी वजह से उसको सही से लागू नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इंडिया में वुमेन की इक्वालिटी जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी पहले से ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पेज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रियलाइज दैट अ नीड फॉर अ न्यू लॉ एंड रूल्स वुड इमर्ज ओवर टाइम। हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि भाई नए कानूनों की ज़रूरत समय के साथ में हमको पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड इन 1976। उदाहरण के लिए पार्ट 4A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये 1976 में इनको ऐड करा गया था। हाउएवर, we must remember that any change called amendment to the constitution is rigorously debated in the parliament before they are accepted। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कभी भी संविधान में कोई बदलाव किया जाता है, जिसको हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं, कोई भी बदलाव किया जाता है तो उस बदलाव से पहले संसद में इस पर काफ़ी अच्छे से बहस होती है कि क्या ये बदलाव करना चाहिए भी या नहीं। Some require a debate in legislative assemblies as well। और कुछ के लिए तो legislative assemblies जो होती है उनमें तक बहस छिड़ती है, मतलब उनमें तक इन पे बात होती है। Many times opinion are sought from the general public। कई बार तो जनरल पब्लिक जो है यानी जो जनता है उनसे उनका ओपिनियन मांगा जाता है। Some changes can also be initiated by popular movement। और कुछ जो बदलाव हैं वो हमारे जो कुछ प्रसिद्ध आंदोलन हैं उनकी वजह से भी किए जाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल आर नॉट अलाउड टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग इन देयर होम। एक ऐसा समय हुआ करता था जब लोगों को घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने की इजाजत नहीं थी। दिस चेंज इन 2004 व्हेन अ सिटीजन फेल्ट इट वाज हिज राइट टू एक्सप्रेस प्राइड इन हिज नेचर एंड चैलेंज द रूल इन द कोर्ट। 2004 में एक नागरिक थे, उनको ये महसूस हुआ कि ये उनका भी अधिकार है कि वो अपने घर पे झंडा रोहण करके, झंडा फहरा कर अपने देश के प्रति अपने गर्व को दर्शा सकें। तो इसीलिए वो कोर्ट में इस नियम को चैलेंज करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड। जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो इस बात से राजी होती है, सेइंग दैट फ्लाइंग द फ्लैग इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो ये कहती हैं कि अपने घर पे झंडे को फहराना ये आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, आपके मौलिक अधिकार में आता है। वी कैन now fly the tricolor with pride, keeping in mind that it should never be dishonored। तो इसीलिए हम तब से हमारे जो झंडा है उसको गर्व के साथ में फहराते हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखते, इस चीज़ को मन में रखे कि कोई भी इसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी स्टडी द पंचायती राज सिस्टम इन ग्रेड 6। कक्षा 6 में हमने पंचायती राज सिस्टम को पढ़ा। दिस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं था। इट वॉज इंटीग्रेटेड इन 1992 विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको भारत के संविधान में 1992 में 73वें संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट के बाद में इसको शामिल करा गया। Can you find out the amendment made to the constitution in the past 10 years? अब क्या कह रहे हैं दोस्तों कि पिछले 10 वर्षों में संविधान में क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, क्या आप इनका पता कर सकते हो? तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना होगा, यही क्वेश्चन पूरा डाल दो या फिर यहाँ से डाल दो, अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन पास्ट 10 ईयर्स। इसके अलावा अगर घर में कोई बड़ा है आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप लाइब्रेरी या स्कूल कहीं से भी जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हो। ठीक, चलो। द गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड लॉज और चेंज इन रूल्स। क्या कह रहे हैं, जो सरकार है वो लोगों को मौके देती है कि वो अपना फीडबैक दे सकते हैं या फिर कोई भी जो बदलाव आया है कानून में उसको लेकर वो जो उनके विचार उनको साझा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बदलाव लाने तो उसको भी वो साझा कर सकते हैं।
सी दी हाईलाइटेड पोर्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको देखो, तो अगले पेज पे ये है हमारा हाईलाइटेड पोर्शन, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। अच्छा ये ठीक, तो पहले तो देखो ये जो है हमारा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए है, ये जो वेबसाइट है ना, ये हमारे आधार कार्ड जो नहीं है उसकी वेबसाइट है, ठीक है। और यहां पर आप देखो हाईलाइटेड पोर्शन ये वाला जिसमें लिखा हुआ है फीडबैक इज इनवाइटेड फॉर द पब्लिक ऑन दिस ड्राफ्ट अमेंड, मतलब जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उसमें फीडबैक को वेलकम किया जाता है, इनवाइट किया जा रहा है। मतलब अगर आपके पास में कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हो। सबमिशन विल नॉट बी attribute to individual publicly and will be held in physical capacity to enable person submitting the feedback to provide the same freely, ठीक है। मतलब ये जो है ना हाईलाइटेड हिस्सा ये यही दर्शा रहा है कि आपका अगर कोई फीडबैक है इसको लेकर तो आप सबमिट कर सकते हो उसको, ठीक है, आप उसको दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो, डोंट मिस आउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अ वर्क ऑफ आर्ट। हमारा जो भारतीय संविधान है ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि ये वर्क ऑफ आर्ट है। कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा रोड इट टेक्स्ट बाय हैंड, जो बहुत ही मशहूर कैलीग्राफर थे जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हाथ से इस पूरे जो संविधान इसको लिखा है। While Nandlal Bose and his team illustrate its pages with scenes from Indian history, from Mohenjo-daro to the freedom movement, जबकि जो नंदलाल बोस और उनकी टीम है इन्होंने जो इनके पेजेस हैं उनको भारतीय इतिहास के अलग अलग दृश्यों से सजाया है, मोहनजोदड़ो से लेकर जो हमारे आज़ादी के आंदोलन है वो तक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आप फिगर 10.6 और 10.13 में देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रेम्बल द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब हम लोग हमारे प्रेम्बल को पढ़ने वाले हैं, प्रेम्बल को समझने वाले हैं, ठीक है। देखो जैसे हम लोग बुक ओपन करते हैं, बुक में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है ना, वैसे ही जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। The Constitution core values are the guiding principle for the policies and decision making which the government is expected to follow। हमारे संविधान के जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमारे संविधान के कह सकते हो कि जो हमारे मुख्य मूल हैं वो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, वो हमारे दिशा दिखाने वाले सिद्धांत हैं जिसको कि कोई पॉलिसी बनाते समय या कोई फैसला लेते समय सरकार को फॉलो करना होता है, ऐसे उनसे उम्मीद की जाती है। Citizens are also expected to practice them to their best of their ability। नागरिकों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी इन सिद्धांतों का पालन करें। These guiding values are present across the constitution। ये जो हमारी गाइडिंग वैल्यू है, मार्गदर्शक जो हमारे ये मूल्य हैं, ये हमारे पूरे संविधान में मौजूद हैं। बट देयर एसेंस इज रिटन इन प्रिम्बल, लेकिन इनका जो एसेंस है वो आपको प्रिम्बल में देखने को मिल जाएगा। सो लेट अस स्टडी द प्रिम्बल विच इज फिटेड विच इज अ फिटिंग एंड टू दिस चैप्टर। तो चलिए अब हम लोग प्रिम्बल को पढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का बहुत ही फिटिंग एंड यानी बहुत ही अच्छा एंड होगा। तो दोस्तों ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल, ठीक है, ये पूरा है इसका प्रिम्बल। देखो हमारी जो संविधान की शुरुआत है वो कैसे होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to ensure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief and faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity of nation in our constituted assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt and enact the and give ourselves this constitution। ठीक है, देखो इस पूरे का मतलब क्या है बढ़िया से समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैव solemnly resolved to constitute इंडिया, हम भारत के लोग शपथ लेते हैं कि हम भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है, देखो एक काम करते हैं, पहले तो इन सभी टर्म्स का ना मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, बाद में फिर ये जो पूरा संविधान का हमारा प्रेम्बल है
इसको अलग से पढ़ लेंगे। ठीक, देखो तो उसमें जो पहली लाइन है हमारी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या है ये? जो संविधान है वो लोगों के द्वारा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये बताती है कि जो संविधान है ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है और भारत के लोग इसको धारण करते हैं। ठीक है, ये है इस लाइन का हमारा मतलब। ठीक है, अब इसके बाद में है सॉवरेन। सॉवरेन किसको बोलते हैं? सॉवरेन हम एक ऐसे देश को बोलते हैं, ठीक है, जिनके पास में खुद की शक्ति होती है, वो किसी और के काबू में नहीं है, वो अपने स्वतंत्र रूप से खुद कोई भी जो फैसला है अंदरूनी बाहरी मामलों को लेकर वो कर सकते हैं। ऐसे देश को हम बोलते हैं सॉवरेन। ठीक है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कहाँ है? देखो, जो हमारी वेल्थ है वो किसको, वो समाज द्वारा पैदा की जाती है। ठीक है, और सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि जो वेल्थ है ये हमारे समाज में क्या होगा, बटेगी। सरकार का ये एक तरीके से काम है कि वो चीज़ सुनिश्चित करें कि समाज में सबको आर्थिक रूप से बराबरी दी जा रही है। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है कि भाई जो नागरिक हैं देश के, वो किसी भी धर्म में मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन में मान सकते हैं, सभी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे देश के अंदर बराबर अधिकार दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक, मतलब कि एक ऐसा देश जहां पर लोगों के पास में अधिकार है कि वो सरकार के कामों में भाग ले सकते हैं, वो राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा, मतलब देश के सभी लोग एक दूसरे को बराबरी से ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर इक्वालिटी यानी कि बराबरी। इक्वालिटी बराबरी मतलब कानून के सामने, सरकार के सामने हर आदमी बराबर है, फिर वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई अफसर हो, कोई आम नागरिक हो, कानून के सामने हर कोई बराबर है। फिर है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई जो नागरिक हैं उनके पास में अधिकार है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। इसके बाद में जस्टिस यानी कि न्याय, यानी कि देश के सभी नागरिक को जो न्याय है वो बराबर दिया जाएगा, उससे किसी भी रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी जाति, रंग, रूप किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हो। और रिपब्लिक का मतलब क्या है कि भाई जो स्टेट और जो हेड ऑफ स्टेट है उसको लोगों द्वारा चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाप के बाद में बेटा बन रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा देश क्या है, रिपब्लिक है, मतलब लोग चुनते हैं हमारे मुखिया को। ठीक है, चलो अब प्रेम्बल पे लौटते हैं। तो प्रेम्बल क्या कह रहा है? प्रेम्बल यही कह रहा है कि हम भारत के लोग ये वचन लेते हैं कि हम हमारे देश भारत को एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी नागरिकों को न्याय मिले, जस्टिस मिले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और उन पर लिबर्टी यानी कि उन पे अधिकार हो कि वो स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। उनमें बराबरी दी जाए, उनको इक्वालिटी यानी कि बराबरी दी जाए। ठीक है, उनको बराबर मौके दिए जाएं खुद को आगे करने के लिए। फ्रेटर्निटी यानी कि ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि देश के सभी नागरिकों की डिग्निटी जो है उसका ध्यान रखा जाएगा, उसका हनन नहीं किया जाएगा, देश की एकता बनाए रखा जाएगा। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आज 26वां दिन है नवंबर 1949 में, हम इस संविधान को धारण करते हैं और अब से इसको लागू करते हैं। ये है कुल मिला के इस पूरे प्रेम्बल का मतलब। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें छोटा सा हमारा नोट भी दिया हुआ है। वो क्या है कि जो टर्म है हमारा सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है, ये हमारे प्रेम्बल में 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया है 1976 में, उसके बाद ऐड करा गया था। ठीक है, ये दोनों टर्म इससे पहले नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स एक्सप्लोर बिलो इज द लिस्ट ऑफ फीचर्स गिवन इन दी प्रेम्बल। नीचे हमारे जो प्रेम्बल में जो फीचर्स दिए हुए हैं उनकी सूची दे रखी हुई है। रीड दैम क्लोजली फ्रॉम द इमेज अबव एंड राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज एंड डेली लाइफ अराउंड यू। क्या कह रहे हैं कि आपको इमेज में पहले तो इनको समझ लेना है, ठीक है, और फिर आपको इनके एग्जाम्पल्स, रोजमर्रा के जीवन में आपको क्या एग्जाम्पल्स दिखते हैं ना, उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने होंगे। 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड टू हेल्प यू विद द एक्सरसाइज। 2 आपके लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई देखो हमारा 2 जो दिया गया है वो है सेकुलर और जस्टिस। ठीक है, सॉवरेन बाकी सारे लिखने हैं। ठीक है, तो पहले सॉवरेन को लिखते हैं। ठीक, तो देखो सॉवरेन मैंने बताया था, सॉवरेन किसको बोलते हैं? ऐसे देश को बोलते हैं जो कि अपने खुद के फैसले ले सकता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ठीक है, तो इंडिया जो है वो खुद के फैसले खुद से लेता है।
ठीक है, कानून, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस को लेकर सब कुछ वो खुद से ये सारे नियम कानून बनाता है। फिर रिपब्लिक, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, जो प्राइम मिनिस्टर है, इनको क्या किया जाता है, इनको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है ना, इनको हम इलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बर्थ से ही, पैदा होते ही ये प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा हो गया, नहीं, ठीक है। लिबर्टी, देखो लोगों के पास में अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को पालन, मतलब धर्म का पालन कर सकते हैं, उनके कोई भी रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, कुछ भी जॉब जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में है लिबर्टी, हो गया ना। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब क्या है कि कानून के सामने हर कोई क्या है, बराबर है, ठीक है ना, हर कोई इक्वल है। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन का ले लो, बस के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी मतलब कहीं किसी बैकग्राउंड का व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। फर्टर्निटी, भाईचारा, देखो लोग जो हैं वो त्यौहार के दौरान, भले कितना भी उनमें बंटवारा क्यों ना हो जाए, लेकिन त्यौहार के दौरान सब एक आते हैं, ठीक है ना, त्यौहार के दौरान सब एक आते हैं। कोई आपदा देश पर आती, कोई संकट देश पर आता है, तो सब लोग एक आ जाते हैं, भले कितनी ही मतभेद लोगों में क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब आते हैं बिफोर वी मूव ऑन पे, इससे हमारा थोड़ा सा कह सकते हो रिवीजन हो जाए कि चैप्टर हमने क्या पढ़ा, और फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो यही है कि जो हमारे देश का संविधान है वो एक तरीके से एक रूल बुक है, ठीक है, जिसने कि भारत के सभी नागरिकों के राइट्स को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है, और नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने जो मौलिक कर्तव्य है ना, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दे रखे हुए हैं उसका वो पालन करेंगे, ठीक है। द रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, द फ्रीडम स्ट्रगल एंड गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, मतलब इनको बनाने के लिए किसका किसका इस्तेमाल करा गया है, बाकी देशों की जो अच्छी चीज़ें थी उसको लिया गया, हमारी जो आज़ादी की संघर्ष है उसको लिया गया, और हमारी जो भारत की सभ्यता रही है, कमाल की जो सभ्यता रही है, इसे जो अच्छी चीज़ें ना, इन सबको लेकर हमारे देश के संविधान को बनाया गया है। इट्स की फीचर डिफाइंस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे संविधान का जो की फीचर है वो डिफाइन करता है कि हमारा समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक ढांचा देश का कैसा रहेगा, ठीक है। साथ ही में जो संसद का हमारा रूप है, पार्लियामेंट का जो फॉर्म है वो कैसा रहेगा सरकार का, ठीक है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इन इंडिया, why do you think it was important to have diverse set of representative from all over the India? भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें देश, हमारा जो भारत देश है, इसके अलग अलग बैकग्राउंड के प्रतिनिधि थे, ठीक है। क्या लगता है आपको क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें जो ये अलग अलग डाइवर्स इतने जो बैकग्राउंड से लोग आए हैं, इनका होना क्यों इंपॉर्टेंट था? तो देखो दोस्तों, हमारे जो असेंबली है, ये बहुत ही, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बहुत ही डाइवर्स थी, ठीक है। इसमें अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जात, धर्म, अलग अलग व्यवसाय के लोग थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश को एक ऐसा कह सकते हो संविधान मिला, इससे हमारे देश को एक ऐसी आवाज मिली, ठीक है, जो कि सबके लिए थी, ठीक है ना, जो कि किसके लिए थी, सबके लिए थी। अगर कोई एक बैकग्राउंड का व्यक्ति ही इस संविधान को बनाता तो सीधी सी बात है वो अपने हिसाब से सब कुछ करता, ठीक है, जिससे बाकी लोगों के लिए ये संविधान हो सकता उतना अच्छा नहीं होता, है कि नहीं। ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई विच की फीचर / वैल्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिफ्लेक्टेड इन ईच स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ो और पहचानो कि हमारे देश के संविधान के कौन से फीचर, कौन से वैल्यू इनमें हमको दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, सेना, रजत एंड हर्ष आर स्टैंडिंग इन लाइन। सेना, रजत और हर्ष जो है लाइन में खड़े हुए हैं। दे आर एक्साइटेड टू कास्ट देयर फर्स्ट वोट इन जनरल इलेक्शन। वो जनरल इलेक्शन में अपना पहला वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है भाई, ये हमारे देश में जो भी लोग 18 से ऊपर के हैं उनको अधिकार देता है कि वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। बी क्या है हमारा, राधा, नॉट राधा,
राधा, इनोम एंड हरप्रीत स्टडी इन सेम क्लास इन सेम स्कूल। राधा, इनोम और हरप्रीत जो हैं वो सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ते हैं। तो ये हमारी इक्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। पेरेंट्स मस्ट मेक अरेंजमेंट टू इंश्योर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। माता पिता को पूरी कोशिश करनी है अपने बच्चों की एजुकेशन को सुनिश्चित करने की। तो ये जो है ये आपके क्या बोलते हैं उसमें है, क्या है, राइट टू एजुकेशन वाले में है, ठीक है। क्या बोलते हैं आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उसमें, हाँ उसका हिस्सा है ये। डी है आपका पीपल ऑफ ऑल कास्ट जेंडर एंड रिलीजन कैन यूज विलेज वेल। हर जाति, लिंग और धर्म के लोग गांव के कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, इक्वालिटी सोशल जस्टिस, ठीक है। ये इक्वालिटी सोशल जस्टिस उसको दर्शाता है, ठीक। चलिए थर्ड वाले पे चलते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्या है, इट इज सेड दैट ऑल द सिटीजन्स इन इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। ये कहा जाता है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं कानून के सामने सब बराबर हैं। डू यू थिंक दिस इज अ फैक्ट? क्या आपको लगता है कि ये फैक्ट है? इफ यस अगर हाँ, वाई? इफ नॉट वाई नॉट? अगर नहीं तो क्यों? फॉर्मुलेट योर आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट को फॉर्मुलेट करो, ठीक है ना। तो हाँ, भारत के जितने भी नागरिक हैं कानून के सामने सब बराबर हैं, ये हमको संविधान में आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिस की, ठीक है, ये तो संविधान में तो है बराबर, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल आती है, जब बात प्रैक्टिस की आती है, तो दोस्तों आज भी हमें काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है। आज भी हमें कई सारी गलत चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल ना इसके बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं। आप रोज डेली के जीवन में इसके कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हो जहां पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, जहां पे आपको भेदभाव देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो, हमारा संविधान इसीलिए बनाया गया था क्योंकि हमको पता है समाज में गड़बड़ी है, ठीक है ना। इसीलिए बनाया गया था ताकि समाज में ये जो गड़बड़ी है ना इसको ही सही किया जा सके, इसीलिए तो संविधान है भाई। तो समाज में भेदभाव बिल्कुल है और संविधान बना इसलिए है ताकि इस भेदभाव को हटाया जा सके और लोगों को उनके अधिकार दिलाए जा सकें, ठीक है ना दोस्तों, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, You have learned that India is the only country that provided universal adult franchise to its citizens from the beginning. Can you explain why India did it? क्या कह रहे कि भाई आपने सीखा कि भारत हमारा एक लौता ऐसा देश है जो कि शुरुआत से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपने नागरिकों को देता आया है। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? मतलब ये कि अगर आप 18 के हो या 18 से ज़्यादा के हो तो आप वोट दे सकते हो, ये है, ठीक है। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन वाई इंडिया डिड इट? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भारत ने ऐसा क्यों करा? तो देखो दोस्तों, हमारी जो आज़ादी का संघर्ष है ना उसके जो मूल आधार थे वो इक्वालिटी ही था, ठीक है। वो बराबरी, जस्टिस, न्याय, यही सभी था, ठीक है। तो जब संविधान बनाया गया तो ये चीज़ सुनिश्चित करी गई कि भाई हम जिस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं इसको तो उसमें शामिल ही करा जाए, जो कि था हमारा इक्वालिटी, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर देश के नागरिक को अधिकार है कि वो अपने कह सकते हो राजनीतिक कार्यों में भाग ले सके, ठीक है ना। जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम के, उनका ये मानना था कि सारे जो एडल्ट्स हैं, भले वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी जगह के हों, उनके पास में शक्ति होनी चाहिए कि वो देश की राजनीतिक स्थिति में आवाज़ अपनी उठा सकें, ठीक है। इसके साथ साथ इससे हमारा एक बहुत ही कह सकते हो मजबूत देश बना, ठीक है। हमारा जो लोकतंत्र है ना वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही कमाल का बन गया, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया ने अपने जो भी सिटीजन्स थे उनको शुरुआत से एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, हाउ डिड द फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का जो आज़ादी का संघर्ष था इसने भारत के संविधान को कैसे इंस्पायर करा? How did India's civilization heritage inspire some of the key feature in the Constitution of India? इसके अलावा भारत की जो ये सभ्यता की हमारी जो धरोहर थी, इसने कैसे भारत के संविधान के जो की फीचर्स हैं, मतलब जो मुख्य बिंदु हैं, उनको कैसे इंस्पायर करा, समझाओ ये चीज़, ठीक है दोस्तों। तो देखो, फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसने जोर दिया इक्वालिटी पर, लिबर्टी पर, जस्टिस पर, फ्रेटर्निटी पर, ठीक है।
जो देश के नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन पर। इसके अलावा उसने डिमांड रखी किसकी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, लोगों के पार्टिसिपेशन की, कि लोग जो है सरकार में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, हमारा जो कल्चर हेरिटेज है, ठीक है, उसने कैसे इन्फ्लुएंस करा, तो हमारे कह सकते हो बहुत पहले से हमारे देश में क्या था कि दुनिया एक है, इसकी भावना थी कि हर कोई एक है। ठीक है, इसके अलावा लर्निंग, जस्टिस, प्रकृति का सम्मान करना, ठीक, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये हमारे सिविलाइजेशन का ही हिस्सा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो कह सकते हो कर्तव्य हैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति, ये सब हमारे कल्चरल हेरिटेज का ही पार्ट थे, सिविलाइजेशनल हेरिटेज का ही पार्ट थे, और इन सभी ने हमारे संविधान पर असर डाला। ठीक है ना। और जो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये सब इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर ही बने हैं। ठीक है ना, इन सब से इन्फ्लुएंस होकर ही बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग जगह से मिली है। फ्रीडम स्ट्रगल से हमको क्या मिला है, फ्रीडम स्ट्रगल से हमको इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब मिला। ठीक है, और हमको सिविलाइजेशनल हेरिटेज से क्या मिला, मोरल वैल्यूज़, ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज़, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये सब मिला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। डू यू थिंक वी एज अ सोसाइटी हैव अचीव्ड ऑल द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपको लगता है कि हमने समाज के रूप में जो भी हमारे आदर्श थे संविधान के, क्या उसको हासिल कर लिया? जवाब है नहीं। इफ नॉट, what can each do as citizens to move our country closer to these ideals? अगर नहीं तो बताइए, नागरिक होने के रूप में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा देश जो है इन आदर्शों के और करीब जाए? तो दोस्तों, हमने प्रोग्रेस ज़रूर करी है। जो आदर्श हमने संविधान में लिखे थे उसको हासिल करने के लिए हमने प्रोग्रेस ज़रूर करी है, प्रगति ज़रूर करी है, लेकिन अब भी हम अपने आइडल से बहुत दूर हैं। ठीक है ना, अब भी हमको भेदभाव, अब भी हमको भ्रष्टाचार, अब भी हमको असमानता देखने को मिलती है। तो नागरिक होने के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। दूसरों का जो अधिकार है उसका सम्मान करो, दूसरों को इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, अपना जो वोट है, जो अपना चुनाव में जो आप अपना वोट डालने जाते हो उसको रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ में डालो, सोच समझ के डालो, जो सही व्यक्ति है आपकी नज़र में उसको डालो, अपने वातावरण को साफ रखो। इसके अलावा भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाओ, जागरूकता फैलाओ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो नागरिक होने के रूप में। चलिए क्वेश्चन 7 क्या है दोस्तों? रीड द क्लूज केयरफुली टू सॉल्व द क्रॉसवर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज टू अनकवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगले पेज पे क्लूज दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके क्रॉसवर्ड पजल भरो, बस ये है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है और ये रहे क्लूज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्या है, डाउन वाले कर लेते हैं या क्रॉस वाले कर लें? चलो पहले क्रॉस वाले कर लेते हैं, फिर डाउन वाले करेंगे। तो अक्रॉस में पहला क्या है? द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ, सरकार का वो हिस्सा जो कि कानून बनाता है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव। कौन होते हैं? लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो यहाँ 2 पे आपका लेजिस्लेटिव आ जाएगा या लेजिस्लेचर आ जाएगा, जो इसमें फिट हो वो। ठीक है, लेजिस्लेचर लिख लेना। ठीक है, चलो देखो मैं ना इसमें तो ऐसे करके रुक जाओ, कोशिश करते भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, नहीं इसमें आ नहीं पाएगा, पूरा नहीं आ पाएगा दोस्तों। एक काम करूंगा मैं ना, लिख दूंगा यहाँ पे आंसर, टाइप कर दूंगा मैं स्क्रीन पर, आप लोग ना भर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं स्क्रीन ना भर नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो तो अक्रॉस में 2 का आपका क्या है? लेजिस्लेचर आएगा। ठीक है, 7 क्या है? द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टुवर्ड द कंट्री, संविधान का वो हिस्सा जो कि नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसको आउटलाइन करता है। तो ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 7 में आपका जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 8th में क्या है? द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की सबसे ऊंचा न्यायालय, तो वो क्या है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। चलो 9 क्या है? अ सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी, एक ऐसा तंत्र जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको चुना जाता है, ना कि विरासत में उसको ये मिलता है। तो ये है आपका रिपब्लिक। ठीक है ना, रिपब्लिक। द प्रोसेस बाय विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज ओवर टाइम, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम संविधान को समय के साथ में इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये आपका होगा अमेंडमेंट। क्या होगा दोस्तों? अमेंडमेंट। ठीक है ना, चलो डाउन पर आते हैं। पहला क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ये उन लोगों का समूह है जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था। तो ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, थर्ड क्या है आपका डाउन में, द स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टेल अस द वैल्यू इट अपहोल्ड। जो शुरुआत में स्टेटमेंट है, हमारे संविधान की शुरुआत में जो स्टेटमेंट है जो कि संविधान के अंदर क्या वैल्यूज हैं उसको बताते हैं, तो ये प्रेम्बल। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका, द डॉक्यूमेंट दैट ले आउट द रूल एंड द लॉ ऑफ अ कंट्री। वो दस्तावेज जो कि किसी भी देश के रूल्स और लॉ को देता है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है, चलो, द गैस यूज टू प्रिजर्व द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सेफली। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल संविधान है, उसकी कॉपी को बचाए रखने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जवाब है आपका हीलियम। और आखिरी में है बेसिक राइट गिवन टू एवरी सिटीजन लाइक फ्रीडम एंड इक्वालिटी। बेसिक राइट जो कि देश के हर नागरिक को दिए जाते हैं, जैसे कि आज़ादी और बराबरी। तो ये है दोस्तों आपका फंडामेंटल राइट्स। क्या है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, साथ ही में आपको इस चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।